Good afternoon, beta. And your roll call. Tanisha, 0 present, sir. Riya, 0 present, sir. Bhumika, 0 present, sir. Santosh, 0 present, sir. Aarti, 06 present, sir. Pankaj, Archana, 0 present, sir. Shyam Parekh, 10 present, sir. Sneha, 12 present, sir. Deepak, Anudaya, 18 present, sir. Rakshita, Muskan, Rashi, 22 present, sir. Sanjana, Renuka, Kritika, 25 present, sir. Prachi Saini, 26 present, sir. Priya, Sakshi, 28 yes, sir. Priya, Moni, Vinay, Palak, Ashita, Yes, sir. Ritesh, Janvi, Yes, Jatin, Yes, sir. Twinkle, Niti, 44 yes, sir. Yogita, Yes, sir. Sapna, Yes, sir. Mehak, Dipesh, Vishal, Yes, sir. Disha, Komal, Yes, sir. Sagar, Yes, sir. Kajal, Nidhi, Krish, Manisha, Parul, Aman, Anisha, Disha, Tamanna, Anju, Mosim, Yes, sir. Aditi Suhag, Hemalata, Radhika, Nidhi, Preeti, Vijay, 72 present, sir. अमन, जतिन दैया, परवेश, कोमल और कोई स्टूडेंट हो गई सभी के अटेंडेंस जो प्रेजेंट हो, कोई बचा तो नहीं? ठीक है। अब कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो पहले? बेटा जो हमारी यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो यूनिट आपकी चली हुई है, इसमें लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हम आपको बता दें, उसका नाम था सिलिकेट्स, जिसमें आपने सीखा था कि आपके एक सेंट्रल एटम होता है, उसमें सिलिकॉन होता है जो ग्रुप 14 एलिमेंट है, उसके साथ जो नेबरिंग एटम अटैच थे वो कौन थे? ऑक्सीजन। और जो आपकी टेट्राहेड्रल फॉर्म में वो यूनिट बनी थी SiO44 नेगेटिव, आपने कुछ उसको देखा था, कुछ इस टाइप से आपने रिप्रेजेंट किया था उसको। तो ये SiO44 नेगेटिव जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, जिसके अंदर जो सेंट्रल आपका सिलिकॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को आप सिलिकेट्स कहते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन SiO44 negative tetrahedral unit in which the central sp3 silicon is surrounded by 4 oxygen atom, अपने सिलिकेट्स कहते थे। फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका भी था जो मैंने आपको बताया था कि आपके इस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करें कि जो सिलिकॉन सेंटर में है उसके ऑक्सीजन जैसे ऊपर है, तो आप ऊपर से ऐसे ऑब्जर्व करेंगे ताकि ऊपर नीचे दिखाई दे, और उसको आपने रिप्रेजेंट कुछ ऐसे कर दिया था। देखो ये ट्रायंगल फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा कि बीच में डॉट लगा के सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन इस टाइप से, और हर ऑक्सीजन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगाया था और इनको अटैच कर दिया डॉट से। कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जो ये लाइन स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे बड़ी सी सर्कल लगा देते हैं और लाइन स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग कहां से? सर्कल से। आपको बीच में जो डॉट लगाएंगे, आप डॉट से ही आपको लाइन को स्टार्ट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि डॉट का मतलब ही यहाँ पे कौन है? सिलिकॉन। ये आप गलती नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद आपने टाइप पढ़ी थी जिसमें एक ही यूनिट हो पार्टिकुलर, तो उसे आप कहते थे ऑर्थोसिलिकेट, जिसमें दो यूनिट आपस में कंबाइन कर जाए थ्रू वन कॉमन ऑक्सीजन एटम, तो आप उसे कहते थे पायरोसिलिकेट। फिर चेन, जिसमें मेनी टेट्राहेड्रल SiO44 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन दे दें, कुछ ऐसे कि 2 कॉमन ऑक्सीजन एटम हो। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाए विद 2 कॉमन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एटम तो साइक्लिक सिलिकेट। फिर मैंने आपसे स्टार बनवाया था, स्टार बना दे तो साइक्लिक सिलिकेट की स्ट्रक्चर थी, लेकिन उसमें 2 चेन थी। अगर उन चेन में जो टॉप वाली ऑक्सीजन थी, नीचे वाली ऑक्सीजन थी, अबो और बिलो ऐसे जो दिख रही थी, उनको भी आप कॉमन कर दें, मतलब 3 कॉमन ऑक्सीजन बन जाती है, तो आपकी शीट स्ट्रक्चर या लेयर स्ट्रक्चर बन जाती थी। जो बीच में डॉट के ऊपर सर्कल दिखाए, मतलब एक के ऊपर दूसरी के पास एंड मेनी लेयर्स हो जाए, तो 3D सिलिकेट्स आपके बन जाते थे, जिसमें चारों कॉमन ऑक्सीजन एटम हो जाती थी। ऐसा लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ा दिया था। तो ये था बैक रिव्यू, रिकैप था आपके लिए पीछे वाले टॉपिक का। लेकिन एक चीज और भी तो हमने उस दिन बताई थी कि जो सिलिकेट्स होते हैं, इसमें जो सिलिकॉन जो सेंटर में होता है, इसके ऊपर +1+4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसको रिप्लेस अगर हम कर दें एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनो सिलिकेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी यहाँ पे, अगर इसको हम +3 से रिप्लेस कर दें तो +1 की कमी फिर भी रह जाएगी, मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो एक पॉजिटिव और डालना होगा। अगर हम डाल दें Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, तो उसके बेसिस के ऊपर एल्यूमिनो सिलिकेट 2 टाइप के बन जाते थे। एक आपके बन जाते थे जियोलाइट्स, अगर आप Na पॉजिटिव आयन से एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें, और अगर हम K पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज करते थे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनो सिलिकेट्स का, तो आप उन्हें फेल्सपार कह देते थे। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर आमतौर पे आपके जियोलाइट्स को यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा आपके सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट के अंदर भी, जब आप शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते थे, तो उसके दौरान भी जियोलाइट्स को वहां पे यूज कर लिया जाता था। क्लियर हो गया? तो अब तक का काम क्या था, वो जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। तो लेकिन आज का जो अब हमारा टॉपिक होगा सिलिकेट्स के बाद, जो अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वो होंगे आपके सिलिकॉन्स। कौन होंगे बेटा? सिलिकॉन्स। जो सिलिकॉन्स कैसे कंपाउंड है, सिलिकॉन बनते कैसे हैं, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल आप क्या लें, किस तरीके से आप इसको बनाएंगे। तो सिलिकॉन्स बनाने के लिए इसके अंदर एक बड़ी बेसिक सी यूनिट होगी। इसमें भी अगर आप देख पाएंगे, इसके अंदर भी आपको क्या दिखाई देगा, सिलिकॉन दिखाई देगा। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, ऑक्सीजन, तो इसमें भी दिखाई देंगे। इसके अंदर और ग्रुप हम क्या लें और किस तरीके से इसको बना पाए, तो देखो, मान लीजिए हमने ले लिया एक सिलिकॉन, ध्यान देना, मान लीजिए मैंने SI लिख दिया, ठीक हो गया। इस SI के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बोलो कितने बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन? 4 बॉन्ड ही बनाता है। जो 4 बॉन्ड बनाता है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसमें 2 तो R ग्रुप लगा दूं और 2 में क्या लगा दूं, बोलो क्लोरीन लगा दिया हमने, मींस हेलोजन एटम कोई लगा दिया। जरूरी थोड़ी ना हम ये ले लें। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मैं एक सिलिकॉन ले लूं और उसके बाद मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दूं, 2 क्लोरीन लगा दूं, 3 क्लोरीन लगा दूं, एक ही R ग्रुप लगाऊं, सिर्फ एक ही R ग्रुप लगा दूं। इस टाइप से ये भी हम कर सकते हैं। या हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक सिलिकॉन ले लूं और R ग्रुप में 3 ले लूं, देखो 3 R ग्रुप ले लूं और एक Cl ले लूं, देखो ऐसा कर दूं। फिर आप कहेंगे सर ये आपने लिख तो दिए, हमें पता चल गया कि सिलिकॉन सभी स्ट्रक्चर में कॉमन सी बात हमें दिख ही रही है, वो तो हम जानते भी हैं कि सिलिकॉन ग्रुप 14 एलिमेंट है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इन सभी के अंदर आपने एक ही बात तो बताई है कि 4 बॉन्ड सिलिकॉन के आपने शो कर दिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज आपने ज्यादा से ज्यादा क्या हमें बताई कि या तो एल्काइल ग्रुप लगा दिए या आपने Cl लगा दिए। आखिर इसमें आप आगे सर करना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं आगे कि हमारे पास जब कभी भी कोई आपके पास सिलिकॉन है, आगे हमने हेलोजन लगा दिया, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, मान लीजिए अब आपने इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दी, हाइड्रोलाइसिस कर दी, हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो होगा क्या, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो Cl यहां से रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप के द्वारा। हाइड्रोलाइसिस की है हमने, तो द Cl विल बी रिप्लेस बाय, बोलो कि कौन से ग्रुप, OH, है ना। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए आपके 3 Cl थे तो 3 OH आ जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं, देखो इस तरह से कर दी हमने। यहाँ पे एक ही Cl था तो हमने हाइड्रोलाइसिस कर दी, तो बोलो क्या मिल जाएगा आपके पास, जल्दी बताएं। एक Cl हटके और एक OH लग जाएगा। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। कहने का अभिप्राय क्या था कि आपने, ये कौन थे आपके पास, देखो अगर सिलिकॉन होता और सिलिकॉन के चारों H होते, जैसे हमने आपको पहले सिखाया है कि कार्बन के ऊपर अगर 4 H लगा देते हैं इस टाइप से, तो मिथ कहते हैं कार्बन को, और सिंगल बॉन्ड हो तो एन कहते हैं, मीथेन। ऐसे मैंने आपको बताया था SiH4 होता, मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे सिलिकॉन होता, तो आप इसे सिलेन कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सिलेन। इसको सिलेन कहते हैं। अगर आप इन चारों जगह पे H लगा देते तो सिलेन होता। बोलो कौन होता है ये, सिलेन। लेकिन अगर चारों जगह पे मैं R ग्रुप लगा देता, एल्काइल ग्रुप, तो टेट्रा एल्काइल सिलेन कहते। चारों में Cl लगा दूं तो टेट्रा क्लोरोसिलेन कहते। लेकिन अब 2 तो एल्काइल हैं तो डाई एल्काइल कह देंगे, 2 Cl हैं तो डाई क्लोरो कह देंगे, है सिलेन ही।
तो इसका नाम बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 Cl लगा दिए, एक एल्काइल है तो ये मोनो एल्काइल हो गया, और ट्राई क्लोरो हो गया, और सिलेन हो गया। ये कौन हो गया? ये आपके ट्राई एल्काइल हो गया, मोनोक्लोरो है, सिंपल क्लोरो भी बोल सकते हो, और सिलेन हो गया। क्लियर हो गई ना बातें? हैं सारे सिलेन, सब्स्टिट्यूटेड सिलेन है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नॉर्मल सिलेन होता है SiH4, उसके H हटा के जब आप कोई ग्रुप लगा देते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड आपका सिलेन कहलाता है। और ये अलग अलग इनके नाम। हाइड्रोलाइसिस की, हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या हुआ? आपके जो Cl ग्रुप रिप्लेस होगा, बोलो किसके द्वारा? OH के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठा के सर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि हम क्या करना चाहते थे, यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस करना चाहते थे। अब एक्टिव फंक्शनल ग्रुप हमने प्रोड्यूस कर दिया तो उससे होगा क्या? आपने कभी पहले अपनी 12th क्लास के अंदर आपके पॉलीमर नाम की यूनिट आती थी, वहां पे आप पढ़ते थे कुछ पॉलीमर आपके ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें जो स्केलेटन है, जो बैकबोन है उस पॉलीमर की, जो रीढ़ की हड्डी है, वो कार्बन की बनी हुई हो। कार्बन कार्बन, जैसे पॉलीथीन में कार्बन 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 की एक लंबी चेन होती है। यहाँ पे कल जो आपने पढ़ा सिलिकेट्स जो पढ़े थे, जो 3D सिलिकेट्स आपने पढ़ा था, वो भी एक पॉलीमर ही तो था, जिसमें आपने क्या देखा था? सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, SiO SiO, यही लिंकेज थ्रू आउट आपको दिखाई दी थी। क्या उसमें कार्बन की बैकबोन थी? उसमें कहीं नहीं थी। तो जिसमें कार्बन की बैकबोन दिखती है ऑर्गेनिक पॉलीमर कहलाते हैं, जिसमें कार्बन की बैकबोन नहीं दिखती वो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहलाते हैं। तो इट मींस जो आज भी आप पढ़ रहे हैं ये आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर बनने वाले हैं। बोलो क्या बनेंगे? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक हो गया? आगे ना इतनी बात समझ में? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का आपको पता चल गया। तो अब आपने इसके बाद क्या किया? अगर हम ऐसी कई यूनिट ले लें, देखो हाइड्रोलाइसिस के बाद वाली, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपने बीकर लिया उस बीकर के अंदर जो आपके पास ये जो कंपाउंड था, आपने सिर्फ एक एटम लिया, एक मॉलिक्यूल लिया। देखो अकेले मॉलिक्यूल को, अकेले एटम को सेपरेट करना आसान नहीं है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आइसोलेट ए सिंगल एटम, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। सिंगल मॉलिक्यूल आराम से आइसोलेट नहीं कर सकते। इट मींस जो भी आपने कंटेनर लिया होगा उसमें जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसमें काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि हर चीज को जब हम पढ़ते हैं मोल की फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना? तो कोई सब्सटेंस होगा जो आपने तोला, वे किया, उसका कोई मास होगा, मास के बेसिस के ऊपर आप उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप उसके निकाल सकते हैं ना? मास का पता चल जाए तो ये जो भी है कंपाउंड, इसके मोलिकुलर मास से इसको डिवाइड कर दें तो गिवन मास बाय मोलर मास कॉल्ड मोल्स, तो मोल आ गए। जब मोल आ गए इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके मॉलिक्यूल्स आ गए। बोलो क्या आ गए? तो ऐसे मोल कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते रहते हैं ना, कोई आपसे पूछे तो बता सकते हो। खैर मैंने क्या किया, इसी को बार बार लिख दिया आपके सामने, देखो दोबारा से ये R लिख दिया, R ग्रुप, ऐसे OH, ऐसे काफी मोल्स बनेंगे। और अगर मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पे ये जो बन गया था, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के डैश डैश कर दूं, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा के डैश डैश कर दूं, इसका क्या मतलब है? ऐसे काफी बने हुए हैं। अब इनके बीच में चली कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो दो वर्ड होते हैं, वन इज एडिशन, अदर वन इज कंडेंसेशन। आपने पढ़ा था पॉलीमर में एडिशन पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। एडिशन पॉलीमर वो होते हैं द पॉलीमर इन विच द डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन विदाउट द लॉस ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट, वो आपस में कंबाइन कर जाए और कोई साइड प्रोडक्ट ना निकले। और कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? द पॉलीमर इन विच द डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट। देखो ये एक यूनिट है, अकेली, अकेली को मोनो कहते हैं, एक मोनोमेरिक यूनिट, दूसरी मोनोमेरिक यूनिट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। So the polymer in which the different monomeric unit combine to form a long chain along with the release of side product, along with the elimination of side product like water, like ammonia, like HCl, कुछ ना कुछ निकले साइड प्रोडक्ट ऐसे, तो आप कह देते हैं कि कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन पॉलीमर बन गया। वो बोलो कैसा पॉलीमर बन गया? तो एडिशन कंडेंसेशन में ये फर्क होता है। एडिशन चलने के लिए मोनोमेरिक यूनिट के अंदर मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है उसमें? मल्टीपल बॉन्ड। कंडेंसेशन पॉलीमर बनने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर एक रिएक्टिव साइट होनी जरूरी है, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होने जरूरी है। फंक्शनल ग्रुप से अकेले से काम नहीं चलेगा। कैसे हो? एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। देखो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अब ध्यान देना, देखो बिल्कुल टॉप के ऊपर, या यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। देखो मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर लिख दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा आपने पढ़ा इस टाइप से। आपने इस रिएक्शन को किया, मान लीजिए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किया, जहां पे होमोलाइटिफिकेशन हुआ,
और फिर आपने देखा था इस पॉलीमर के बनते वक्त ऐसे जब आप निशान लगा देते थे कि CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 कर देते हैं, इसको भी CS2 सिंगल बॉन्ड CS2। मान लीजिए होमोलाइटिक फिशन हो गया, इसका मैकेनिज्म बता नहीं रहे, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से दिखाया इधर आ गया, इसका इधर आ गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट में भी होंगे, वो भी आ गए आपस में, देखो ये आपस में जुड़ गए, ये इधर ये इधर, ये यूनिट बार बार आपकी रिपीट होती चली गई। यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, क्या पता कितनी यूनिट होंगी। क्या आपने देखा कि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट निकला है, वाटर या कुछ लॉस हुआ है? नहीं हुआ ना, सिर्फ ऐड हो गए, ये कंबाइन होते चले गए विदाउट लॉस ऑफ एनी साइड प्रोडक्ट। एडिशन पॉलीमर है ये, एडिशन पॉलीमर, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकला। कंडीशन क्या थी? मल्टीपल बॉन्ड का होना, मल्टीपल बॉन्ड था तो इसलिए एडिशन पॉलीमर बना। उसके साथ आप एक चीज और देखो, मैंने इसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा दिया, देखो ये मैंने Cl लगा दिया, ये मैंने Cl लगा दिया, फिर भी देखा जाता है ज्यादा रिएक्टिव पार्ट है कौन, तो फिर भी मैंने जब एक एक Cl लगा दिया यहाँ पे, आपने देखा तो बोलो ये कौन बन गया? यहाँ पे विनाइल ग्रुप है। विनाइल पढ़ा था ना आपने एल्काइल हैलाइड वाली यूनिट में, जब हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देख रहे थे, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका ये वही है, विनाइल ग्रुप कहलाता है, Cl विनाइल क्लोराइड। अब बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप जो बन जाता है, पीवीसी पाइप में जो यूज है पीवीसी बन गया। तो अब इसमें भी आपने क्या देखा? Cl भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, लेकिन ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं, तो फिर भी बना एडिशन पॉलीमर क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड था। अब आने चाहिए, मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड है नहीं और है रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए ना हमने यहाँ पे क्रिएट। अब क्या करें? अब रिएक्शन चलेगी हमारी, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ बनाया आपको समझाने के लिए, एडिशन शब्द का मतलब। इस एडिशन को अभी हम देखेंगे, यहाँ पे भी बताएंगे अभी हम आपको, अब देखेंगे अभी। तो देखो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ से देखो H, यहाँ से H और इसका OH, वाटर लॉस। अब देखो ये ध्यान देना, इसका OH हुआ है ना, तो अगले का क्या होगा? H, इसी का। देखो इसके दोनों साइड में OH लगे हुए हैं, तो इसका एक साइड से OH तो इधर से बोलो क्या? H एंड सो ऑन। इसका इधर से H तो इधर से क्या लॉस होगा? OH एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जुड़ते चले जाएंगे और एंड सो ऑन। देखो मैंने ऐसे एरो लगाए और बोलो क्या बना? देखो ये SI, देखो SI सच रह गया, ये R है, ये R है, और उधर वो तो हट गया। यहाँ पे बोलो कौन बच गया? एक O बच गया। इधर अगला SI लिखा मैंने, ये R लिखा, ये R लिखा, इसका बोलो क्या? O, एक O बच गया। देखो मैंने ऐसा करके क्यों दिखाया अभी आपको कि यानी क्या नाम है, निकलने के बाद किसमें क्या बचा। आप ध्यान से देखिए, इसमें जो यूनिट बची है ना, R तो 2 है, एक SI एक O, R तो 2 है, एक SI एक O है, R2SiO, ये एक रिपीटेड यूनिट है। बोलो क्या है? एक रिपीटेड यूनिट। अब पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बनेंगे। सिलिकॉन 1 2 3 4 बनाने, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, इस सिलिकॉन के 1 2 3 एक आगे कहीं बनाएगा। ऑक्सीजन को 2 बनाने, ये आगे किसी के साथ बनाएगा, जो मेन यूनिट होंगी। जो ये एक यूनिट बन गई, इसके बाद मैंने N लिख दिया, मींस ये रिपीटेड यूनिट है। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कौन सी रिपीटेड यूनिट आपको दिखती है? R2SiO। तो द सिलिकॉन्स कैसे हुए? इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं ये, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। और ऐसे पॉलीमर होते हैं विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ R2SiO यूनिट। लेकिन ये तब अगर हमें बनाना हो, बोलो क्या? लीनियर सिलिकॉन्स बनाने हो। क्या बनाने हो? ऐसे लीनियर बनाने, आपके चेन की फॉर्म के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर आपको बनाने हो। स्ट्रेट चेन में नहीं बनाने, कुछ ब्रांचिंग भी करनी है, तो उसकी ऑप्शन है हमारे पास। वो ऑप्शन हमारे पास बोलो डिफरेंट क्या आ सकती है। जैसे मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, हमने क्या किया, यहाँ पे आपके 3 Cl आ गए हमारे पास हाइड्रोलाइसिस की, तो 3 Cl हटके बोलो 3 क्या लग गए? OH। अब जो एक चेन बनेगी ना, एक चेन के ऊपर दूसरी चेन आ सकती है, दूसरी चेन आके इसका OH, ऊपर वाली चेन का भी कोई ना कोई OH आएगा, उनके बीच में बोलो क्या निकलेगा? वाटर लॉस। होगी ना ब्रांचिंग। क्या बन गई बोलो? ब्रांचिंग। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भी लगा दूं, तो एंड सो 3D स्ट्रक्चर बन सकती है। कुछ आ गई ना बात समझ में? तो कहने का अभिप्राय क्या था कि जो कंडेंसेशन हम कर रहे हैं, कितनी होगी कंडेंसेशन? क्या हमारी ये पॉलीमेरिक चेन बनेगी या नहीं बनेगी? फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं सर रोक दो इस रिएक्शन को, हम कैसे रोके? तो हम कहेंगे कि रोकने वाली चीज को कहते हैं टर्मिनेशन यूनिट। टर्मिनल यूनिट कोई ना कोई होनी चाहिए। टर्मिनल का मतलब कि जैसे हमने ये ले लिया, इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो इसमें बोलो कितने OH है? एक ही OH है। मान लीजिए ये जो यूनिट है ये यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये वाली जो यूनिट है लास्ट वाली, जिसमें एक सिलिकॉन है और एक ही बोलो क्या है? OH है। और R कितने ग्रुप लगे हैं? बोलो 3 R लगे हैं। अब क्या होगा? इसका H तो इसका बोलो क्या? OH। अब क्या इसमें कहीं और आपको OH की गुंजाइश दिख रही है? नो, स्टॉप हो गई। चेन क्या आगे चलेगी? नहीं।
कोई ऐसी यूनिट जिसकी वजह से रिएक्शन आगे ना चल पाए, रिएक्शन वहीं पे रुक जाए, वो टर्मिनेशन यूनिट कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? टर्मिनेशन। एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलो टर्मिनेशन यूनिट की फॉर्म में आप कौन सा सिलेन लेंगे? आप कौन सा सिलेन लिया? बोलो आपने ट्राई एल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन, आप इसको लेंगे, वो टर्मिनेशन यूनिट का काम कर जाएगा। आपको एक्सटेंशन करवानी है, एक्सटेंशन, तो बोलो आप क्या लेंगे? आपको लीनियर चेन बनानी है, लीनियर चेन, तो आप क्या लेंगे? आप डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन लेंगे। आपको ब्रांचिंग करवानी है, ब्रांचिंग, तो बोलो आप क्या लेंगे? उस वक्त आप बोलो क्या लेंगे? ट्राई क्लोरो मोनो एल्काइल सिलेन लेंगे। आप कुछ आ गई ना बात समझ में? आपको समझ में आ गई? एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे ऐसे। बोलो कौन सा रिएक्टेंट लें, कौन सा सिलेन लें, कौन से सिलेन की हाइड्रोलाइसिस करें जिससे स्ट्रेट चेन सिलिकॉन बने, कौन सा आपका सिलेन लें जिससे कि टर्मिनेशन हो जाए, कौन सा सिलेन लें जिससे कि ब्रांचिंग हो जाए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ना पूछे वो एक अलग बात, क्या पता कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो इसलिए आपको इन बातों का पता होना जरूरी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर एक चीज बताओ, मैंने पूछा वही बताओ, क्या कितना आ गया, लेकिन पहले ये बताओ। देखो अब मैं इनको साफ कर देता हूँ, यहाँ से एक बार क्लियर कर देते हैं। अब आपके दिमाग में जो वाला क्वेश्चन उठा वो कुछ ऐसे उठा, इनकी टाइप्स देखेंगे फिर हम बाद में, ठीक है, कितने टाइप के, जैसे नाम क्या क्या रखेंगे। तो देखो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, सर मैंने ना ऐसा सुना है कि मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, या ट्राई एल्काइल सिलेन ले लिया हमने, ट्राई टेट्रा एल्काइल ले ले, मतलब चारों आर लगा दिए या एक सीएल लगा दिया, है ना, ऐसा हमने कर दिया। फिर आपने ये कहा सर क्या अगर हम ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगा दें, आपने कहा कि ये तो एक टर्मिनेशन यूनिट है। कैसी यूनिट है ये? टर्मिनेशन। अगर हम ये चाहें कि ये टर्मिनेशन यूनिट नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ बन जाए, हमारा पॉलीमर सिलिकॉन्स बन जाए, तो वो कैसे बन सकते हैं? हम क्या करें फिर उसके लिए? फिर हम ये कहेंगे कि भाई देखो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप है ना ये ले लें कंपाउंड, यहाँ पे ब्रांचिंग फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा भाई कैसे करें? आप ये कहेंगे कि सर देखो आप बताएंगे मुझे, आप में से किसी बच्चे ने कहा सर एक मिनट रुको, देखो हम बताते हैं आप क्या करना। उस बच्चे ने ये कहा सर पहले तो इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो। क्या कर दो? हाइड्रोलाइसिस। मैंने कहा बेटा वो तो देखो मैंने अभी की ही थी हाइड्रोलाइसिस। फिर आप कहेंगे सर एक मिनट करो तो सही, मैंने आपके कहने से देखो हाइड्रोलाइसिस कर दी ऐसे, है ना, ऐसे हाइड्रोलाइसिस कर दी। फिर आपने ये कहा सर देखो इसमें भी हम ब्रांचिंग कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा नहीं कर सकते, अभी तो देखो मैंने आपको बताया था कि देखो इसमें तो डाइक्लोरो डाई एल्काइल सिलेन है, तो इसमें तो देखो स्ट्रेट चेन ही बनेगी आपकी, आप कैसे ब्रांचिंग कर देंगे? फिर आप ये कहोगे सर एक मिनट आप इंतजार तो करो, आप रुकते ही नहीं हो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। फिर आपने ये कहा सर देखो यहां से तो हम हाइड्रोलाइसिस ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे हम, ठीक हो गया। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है। फिर आपने कहा मुझे, मैंने कहा कि सर ऐसे करो आप है ना कोई रेडिकल इनिशिएटर ले लो। फिर मैंने कहा बेटा उससे क्या करोगे? फिर आप ये कहोगे सर देखो ये जो आर है ना, मान लो ये CH3 है यहाँ पे, मान लो कौन है ये CH3 है यहाँ पे। आपने कोई रेडिकल इनिशिएटर ले लिया, मतलब काफी है, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया आपने इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। जो फ्री रेडिकल आएगा वो क्या करेगा? अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। अपने आप को स्टेबलाइज करके देखो वो क्या करेगा, जो ये CH2 और जो H है ना यहाँ पे, जो ये CH2 और जो देखो ये जो H है यहाँ पे, देखो ऐसे। तो जो आपने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड, देखो जैसे मैं आपको ये बता रहा था, देखो आपने ये तो सुना होगा ना कि O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं ना इसको पेरोक्साइड। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई RR ग्रुप लगा देता हूँ, अभी मैं बताता नहीं ये कौन है, ये कोई भी हो सकता है, बेंजोइल ग्रुप भी हो सकता है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड बन जाएगा। फिर आप कहेंगे सर बेंजोइल जो आपने बोला वो किस हिसाब से बोला? मैंने कहा कि बेटा देखो आपने एसिड हैलाइड पढ़े हैं, अगर मैं यहाँ पे ये ग्रुप लगा दूं तो इसे बेंजोइल कहते हैं। इधर भी आप अगर यही लगा दोगे ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ R लिखा था आपको समझाने के लिए। मतलब ये बेंजोइल हो गया, बीच में पेरोक्साइड हो गया, तो बेंजोइल पेरोक्साइड बन गए। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, आपने अभी पीछे पी ब्लॉक में मैंने उस दिन बताया था, आपकी रिपल्शन होगी लोन पे रिपल्शन। तो पेरोक्साइड यहाँ पे देखो ये हो गया यहाँ पे, अब ये तो अनस्टेबल चीज बन गई। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर से आया, ये लेके इधर से आया, है ना, इधर CO2 गैस भी निकल गई, फिनाइल रेडिकल बन गया। अब ये फिनाइल रेडिकल यहाँ पे पहुंच गया, वो भी स्टेबल होना चाहता, भाई मैं बेंजीन बनूंगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुंचा, इस बॉन्ड का भी होमोलैटिक फिशन हो गया,
ये फिनाइल रेडिकल H को निकाल ले गया, यहां से H को निकाल ले गया तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये निकलने के बाद ये रेडिकल बन गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, रेडिकल बन गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, रेडिकल बन गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे और रेडिकल बन गया। CH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। बोलो किसका क्लीवेज हुआ, मतलब देखो स्टेट चेन बन रही थी, लेकिन हमें ब्रांचिंग करनी हो। स्टेट चेन बनने के बाद मान लीजिए स्टेट चेन पॉलीमर बन गया आपके पास, सिलिकॉन बन गए, उसके बाद ब्रांचिंग करनी है। तो ब्रांचिंग के लिए हम क्या करेंगे, बोलो साथ के साथ, आप रेडिकल इनिशिएटर डाल देंगे, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड आप डाल देंगे, लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे, उसके बाद आपके इस तरह से होमोलाइटिक फिशन होगा। अब इसके नीचे अब ऐसी ही दूसरी चेन भी तो होगी ना। देखो क्या चेन एक ही बनती है, नो, मैनी चेन बनती है, लेकिन वो बस पड़ी है मैनी चेन, कुछ हो नहीं पा रहा था पहले, क्योंकि यहाँ पे R था, सिंपल R, तो R के बीच तो रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड डालने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या हुआ, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। अब इस चेन के नीचे अगर ऐसे ही दूसरी चेन आ जाए अब तो क्या होगा, तो ऐसा होगा, देखो दूसरी चेन आएगी बेटा, उसके पास ही बोलो कौन होगा, ये CH3 होगा। बोलो इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, क्या फ्री रेडिकल स्टेबल स्पीसी होती नहीं, बोलो कैसी स्पीसी है वो, तो अनस्टेबल। तो क्या करें, बताओ क्या करें स्टेबल होने के लिए, बॉन्ड बनाएंगे। बोलो ब्रांचिंग हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, क्रॉस लिंकिंग हो गई, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांचिंग करने के लिए मैंने आपको 2 ऑप्शन बताई थी अभी। बोलो जब कभी भी आपको ब्रांचिंग करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव 2 पॉसिबिलिटी। ब्रांचिंग करने के लिए अगर आपने ये ले लिया डाइक्लोरो तो भी कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती कि सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दी, कंडेंसेशन कर दी, ब्रांचिंग नहीं होगी, स्ट्रेट चेन बनेगी। लेकिन अगर आप ये इसके साथ के साथ अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो आपके फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, आपका जो एल्काइल ग्रुप है वहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, और जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है। की बजाय दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आप ये 2 जो डाइक्लोरो लिया है ना, ट्राइक्लोरो ले लें। ट्राइक्लोरो लेंगे तो यहाँ पे 3 Cl आ जाएंगे, 3 OH बन जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे OH आएगा, फिर 2 चेन के बीच में OH के बीच फिर वाटर लॉस हो जाएगा, फिर ब्रांचिंग हो सकती है। तो ब्रांचिंग करने के लिए आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, हाउ द ब्रांचिंग कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द सिलिकॉन्स। भाई सिलिकॉन की जब आप सिंथेसिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो आप ब्रांचिंग कैसे कर सकते हो उसमें, तो उसके लिए आप कौन सा सिलेन लेंगे, वो आपसे ये पूछना चाहता है। तो आप क्या कहेंगे, द ब्रांचिंग कैन बी कैरिड आउट बाय टेकिंग इधर का बोलो क्या, ट्राइक्लोरो मोनोएल्काइल सिलेन। If we do the hydrolysis of that trichloro monoalkyl silane, then the product thus formed undergo the condensation to give the branched silicon. या आप क्या करेंगे दूसरी, if you take the dichloro dialkyl silane, then initially after the hydrolysis and condensation, if you take the benzoyl peroxide in presence of light, then the free radical will generate at the alkyl group, and which leads to the formation of क्रॉस लिंकिंग या ब्रांच सिलिकॉन, जिसकी वजह से ब्रांच सिलिकॉन बन जाएगा। आगे ना बेटा बात समझ में। तो ये था कंक्लूजन सारी अपनी इन बातों को कि भाई कब कौन सी चीज बनती है, अब इनकी कौन सी टाइप होती है, किस हिसाब से बनेंगी, वो सारी की सारी बातें हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। देखो अगला भी जो लेक्चर आएगा ना, मैं आपको बता दूं सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी होंगी वो आपको बता देंगे, टाइप कौन सी होती है उसके नाम आपको बोल देंगे, लेकिन उन टाइपों के नाम के नीचे जो स्ट्रक्चर ड्रा होंगी वो कोई अलग नहीं होंगी, वो वही होंगी जो आज आपको सिखा दी गई है। तो फिलहाल आप अपनी ये सारी बातें अपने माइंड में रख के चलना कि दीज आर दी पॉसिबिलिटीज इन द सिलिकॉन्स। हाँ एक चीज और है जो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं। अब मेरे को ये बताएं कि देखो जो आपको सिलिकॉन्स ये दिख रहे हैं, आपने देखा है जो आप कई बार शॉप के ऊपर जाते हैं आपको दिखा होगा कई ऐसी जो आ जाती हैं, क्या बोलते हैं, बुक्स वगैरह, जिसके अंदर कहते हैं जी ये तो वाटर रिपेलेंट है, मतलब ये पानी में भी गिर जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर किसी चीज की तो कोटिंग होगी ना जिसकी वजह से वाटर को रिपेल कर रहा है, मतलब हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब रिपेल करना है ना। तो मीन्स वो हाइड्रोफोबिक नहीं, वो कैसे हुआ, किस वजह से हुआ जो वाटर रिपेलिंग हो। वाटर रिपेलिंग कोई भी चीज कब होती है, जब वो नॉन पोलर हो। वो नॉन पोलर कब होगी, जब उसमें कार्बन की चेन होगी लंबी, क्योंकि जितने भी ऑयल्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मतलब जिसमें कार्बन की लंबी चेन होगी, कार्बन हो, एल्काइल ग्रुप हो, मतलब आपके जो ये सिंपल जो मैंने बताया, अगर 2 Cl लगा दें, जो लीनियर सिलिकॉन बनता है आपका लीनियर सिलिकॉन, इसमें साइड में कौन लगे हुए थे बोलो, R ग्रुप।
बोलो कौन थे? आर, एल्काइल ग्रुप थे। आर कोई भी हो, मिथाइल इथाइल क्या पता, क्या और भी लंबा हो कोई। तो जिसके बेसिस के ऊपर इसमें बोलो कौन सा पार्ट बढ़ गया, कौन सा पार्ट बढ़ गया? हाँ, एल्काइल पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। इसलिए इनका वाटर रिपेलिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वाटर रिपेलिंग नेचर इनका होता है। और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया हो, नहीं बताया है तो अब बता देते हैं। आपके जो सिलिकॉन होते हैं ना, ये जो सिलिकॉन आगे बने, जिसके अंदर देखो ये वाटर लॉस होने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, बोलो किसके बीच बनेगा? बोलो यहाँ पे बॉन्ड सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच। तो हमने बताया था ना, ऐसे यहां से भी ये लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया। यूनिट कौन सी बनी थी? अगर मैं इसको आर ही मान लेता हूं, अभी मैं ये दोबारा से देखो मैंने यहाँ पे हटा दिया, सिंपल वाला लेते हैं हम, लीनियर वाला, जो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था, जिसमें रिपीटेड यूनिट बोलो कौन थी आपकी? R2SiO। इसमें आप बड़े ध्यान से देखें, आर ग्रुप आ गया ना, वो तो इसके हाइड्रोफोबिक नेचर पे एक्सप्लेन करता है, प्लस SI और O, SI और O के बीच में एक बॉन्ड है। मैंने ये कहा कि दे आर हीट रेजिस्टेंट, आप उस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। ये जो सिलिकॉन्स होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब ये बॉन्ड आराम से टूटता नहीं। फिर आप कहेंगे सर एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे कार्बन होता सिलिकॉन की बजाय, और उसके बारे में तो हम जानते भी हैं कि वो आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, वो भी तो 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर हम यही काम यहाँ पे कर देते, देखो यहाँ पे, तो ये CO बॉन्ड और ना स्ट्रॉन्ग होता। फिर हम ये कहेंगे कि क्या होता है कि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन का साइज भी छोटा था और ऑक्सीजन का साइज भी छोटा था, बॉन्ड लेंथ छोटी थी, तो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना, कि जो सिलिकॉन मैंने बताया था, दे एक्ट एज द ग्रीस, सिलिकॉन ग्रीस होते हैं। पंखों के अंदर जो आप डालते हैं, आप देखना डिब्बे के ऊपर लिखा होता है सिलिकॉन ग्रीसिस ऐसे करके। साइकिल की चेन होती है जो, देखो जो आप ग्रीसिंग कर देते हैं, जैसे पानी में से आपने साइकिल निकाल दी, तो जो साइकिल की चेन होती है जिसके ऊपर आपके पेडल चलते हैं, तो आप उसके ऊपर ग्रीसिंग करवा लेते हैं ताकि उसके ऊपर कोरोजन ना हो। तो जो ग्रीस आप लगाते हैं वो कोई और नहीं, वो सिलिकॉन ग्रीसिस ही होती है, सिलिकॉन्स होते हैं। बोलो कौन होते हैं वो? सिलिकॉन्स। ठीक हो गया ना? तो फिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ऐसे ये ग्रीसिस किस में डालते हैं? पंखे के अंदर। यहाँ पे जो बॉल बेरिंग होता है, नहीं तो देखो क्या होगा, जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, छोटी छोटी बॉल होती है इसमें, बॉल बेरिंग के छोटी छोटी बॉल, हम उनके अंदर ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस डालते हैं, ताकि एक बॉल का दूसरे बॉल के साथ फ्रिक्शन ना हो। क्योंकि सुपर फास्ट जब वो घूमेगा पंखा इतनी तेज, आपने हाथ लगाया होगा, मैंने पहले बताया भी होगा आपको, आप पंखे को हाथ लगाते हैं ना, नीचे से काफी देर चल जाए, आप हाथ नहीं लगा सकते, आपकी खाल उतर जाएगी, क्योंकि इतना हीटेड हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है इसका। तो फिर इतना हाई टेम्परेचर हो गया, आपने जो ग्रीस डाली थी वो पिघल के गिर गई होगी, मतलब वो हीट रेजिस्टेंट है। सिलिकॉन ग्रीसिस होती है, वो क्या होती है? क्यों है हीट रेजिस्टेंट? उनके ऊपर हीट का असर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आखिर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन सा? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें SiO बॉन्ड होता है। फिर आपने क्वेश्चन किया कि सर ये तो नहीं होना चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग तो CO होता है, फिर ये क्यों हुआ? फिर हम ये कहेंगे कि बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, ये SiO बॉन्ड आपका वीक होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से बॉन्ड लंबा होना चाहिए और टूट जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, एक बॉन्ड लेंथ फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, मान लीजिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव दिखा दो, तो आयनिक इंटरेक्शन भी हो गई ना साथ के साथ। तो उस आयनिक इंटरेक्शन की वजह से जो ये वीक होना चाहिए था बॉन्ड, अब ये वीक रहा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बोलो कैसा हो जाता है? ड्यू टू दिस आयनिक इंटरेक्शन, इसका ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। CO बॉन्ड के अंदर C और O दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसी सेम पीरियड में कार्बन के आगे नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा नहीं है। बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए छोटे बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना CO बॉन्ड की, उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? SiO की, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो गया। CO के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए उनका आयनिक कैरेक्टर कम है। क्लियर हो गई बातें? तो देखो हर चीज की कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। तो इसकी रीजनिंग ये दी गई है कि व्हाई दैट SiO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन सिलिकॉन्स। तो ड्यू टू मोर आयनिक कैरेक्टर ऑफ SiO बॉन्ड एज कंपेयर टू द CO बॉन्ड, because the electronegativity difference Si and O is more and the electronegativity difference between C and O is less, so due to more ionic character in silicons, the SiO bond is stronger one than the CO bond. ऐसा हमें लिखना पड़ता है।
इसलिए इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सिलिकॉन्स हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया बेटा? देखो ये बातें थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आज ही आपके सामने बोल दी। और आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट तो मेरे को बता दे, कल जब हम आपको बताएंगे, मैंने फिर बताया, सिर्फ जो सिलिकॉन्स के नेम बताएंगे, उनकी टाइप आपको बताई जाएंगी कि सिलिकॉन फ्लूइड कौन होते हैं, सिलिकॉन इलास्टोमर कौन होते हैं, यानी इस टाइप से नाम नेमिंग दी जाएंगी आपको कल सिर्फ। और नेमिंग के नीचे वो बनते किस चीज से हैं, 3 तरह के हमने आपको सिलेन दिखा दिए थे, कौन से सिलेन से कौन से टाइप का सिलिकॉन बनने वाला है, तो वो कल आपके साथ डिस्कस कर ली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो। पूछना है किसी बच्चे को कोई डाउट तो बेटा आप जा सकते हो।